इस बात में कोई शक नहीं है कि विपिन चंद्र एक बहुत महान राइटर हैं। इस बात कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि उन्हें उस देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई जहां उनके पूरे खानदान ने एक लंबे समय तक शासन किया था। मुंगेर वो क्षेत्र था जिसमें जो 1857 की क्रांति से जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ था। सती चौरा की घटना कहाँ घटित हुई ये तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये समझना बेहद जरूरी है कि सती चौरा की घटना थी क्या। बिहार में रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत देवघर से हुई थी। अगर सवाल होता कि बिहार में मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर कतई पीर अली नहीं होता। माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि नाना साहब ने ऐसा कर अपने माथे पर कलंक लगा लिया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेज के MCQ सीरीज के द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि MCQ सीरीज इस इनोवेशन के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को जो खास तौर पर UPSC और स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन टॉपिक्स को MCQs के माध्यम से समझें और उसे डिस्कस करें। संबंधित कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं आप तक पहुंचा सकूं, ये मेरा प्रयास है इस सीरीज में। लेकिन जो बड़े और विस्तृत टॉपिक्स हैं उन्हें हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। जैसे अभी एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से क्या संघर्ष है, कितने बड़े विद्रोह हुए हैं और भारत की इसमें क्या भूमिका है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लें। क्वाइट पॉसिबल कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हो। बहरहाल कई बच्चों के मन में यह सवाल आएगा कि वाई MCQ। देखो, MCQ सीरीज के पीछे मेरा दो बड़ा उद्देश्य है। सबसे पहला तो ये कि जब आप आज के टाइम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हो तो आप देखोगे कि उसमें जो पहला चरण होता है, जो फर्स्ट स्टेज की परीक्षा होती है, वो आमतौर पर MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें सही उत्तर आपको टिक करना होता है। दूसरा बड़ा जो उद्देश्य है मेरा वो ये है कि एज ए स्टूडेंट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि MCQs के माध्यम से कुछ सटिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बड़ी आसानी से हमारे दिमाग में जाते हैं। हमारे दिमाग में एक नैरेशन भी बनता है जो मेंस की आंसर राइटिंग करने में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए मैंने MCQ सीरीज की शुरुआत की है। बहरहाल अगर आपने इसके भाग 1 को नहीं देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट को देखने के बाद आप भाग 1 जरूर देखेंगे। अगर आप पहले देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, उसकी एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कह लें आप, वो क्या थी। हालांकि इसका बैकग्राउंड इतना बड़ा है कि MCQ सीरीज में समझा पाना मुश्किल है, लेकिन इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द एक वीडियो लेक्चर इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल पिछले भाग में हमने 8 प्रश्न किए थे जो संघ लोक सेवा आयोग या किसी स्टेट PCS में पूछे गए थे। आज भी हम ऐसे ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ भी यूज करते हैं तो जरूर करें, क्योंकि जितना स्पष्ट आप सुनेंगे उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था। देखो, MCQ का एक बड़ा फायदा कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते वक्त मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि किसने दिया था, मैं ये भी बताऊंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत क्या होता था कि अंग्रेज सरकार का ये फॉर्मूला ये था कि अगर किसी रियासत के राजा के पास, खासकर हिंदू राजा के पास, कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो जो दत्तक पुत्र लेने वाला सिस्टम था उसको इलीगल, उसको समाप्त कर दिया गया था। और अगर किसी के पास वैध उत्तराधिकारी नहीं है, मान लीजिए, तो उसके राज्य को अंग्रेजी सरकार में विलय कर लिया जाता था। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनका भी एक बड़ा विरोध था इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, क्योंकि अंग्रेज और उनमें टकराव भी हुआ था इस बात को लेकर। बहरहाल राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। यह ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कोई संबंध नहीं है इस प्रश्न से। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी।
अगला सवाल है हमारा कि सती चौरा की घटना कहाँ घटित हुई। देखो, सती चौरा की घटना कहाँ घटित हुई ये तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये समझना बेहद जरूरी है कि सती चौरा की घटना थी क्या। देखो, हुआ ये था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेता नेतृत्व कर रहे थे रिवोल्ट को। इसमें एक जगह का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने इसकी पढ़ाई की है तो, कानपुर। और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल अगर मुझे आपसे पूछना हो, अगले भाग में हम इसके उत्तर को समझेंगे, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। जैसे पिछले एक भाग में मैंने आपको बताया था कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। मैं इंतजार करूंगा अपने अगले भाग तक, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बता दूंगा। सती चौरा की घटना ये थी कि कानपुर में सती चौरा के पास, ध्यान से सुनिएगा, कानपुर में सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का वादा किया था नाना साहेब ने। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वादा खिलाफी कर दिया और कत्लेआम कर दिया अंग्रेजों का। और उसमें ये ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा कि उस भीड़ में, अंग्रेजों की भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। और माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि नाना साहब ने ऐसा कर कर अपने माथे पर कलंक लगा लिया था। लेकिन इसी घटना को सती चौरा की घटना कहा जाता है। मेरे उत्तर के जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप समझ गए होंगे कि इस सवाल का सही उत्तर कानपुर है। ग्वालियर, अवध या पटना टिक आउट नहीं करिएगा, नहीं है सही उत्तर। सही उत्तर कानपुर है। अगला सवाल है हमारा, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। ध्यान से देखिए, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 पुस्तक किसने लिखा था। देखो, मैंने आपको बताया अपने पिछले भाग में कि इस घटना की विडंबना ही यही थी कि उस वक्त किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा। इस घटना की विडंबना ये भी थी, किसी के बारे में कहने का मतलब है मेरा, किसी भारतीय के बारे में। कई कारण रहे होंगे, अंग्रेजों का दबाव रहा होगा। बाद में भी आप जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ोगे, खासकर बिपिन चंद्रा को जब आप पढ़ोगे, तो वो लिखते हैं कि अंग्रेजों ने बाद में भी किसी भी राइटर को, किसी भी लेखक या किसी भी इतिहासकार को विद्रोहियों के समर्थन में या उनसे सहानुभूति भरे हुए शब्द नहीं लिखने दिया। कुचल दिया गया था विद्रोह को। उसके कई कारण थे जिसके कारण कि ये विद्रोह असफल हुआ। अदरवाइज विद्रोह का फेस, इसका रुख कुछ और होता। आते हैं सवाल पर। सवाल है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट की पुस्तक किसने लिखी थी। हमारा पहला ऑप्शन है वीडी सावरकर। देखो, इस सवाल का उत्तर बहुत आसान है, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन हम थोड़ा सा जो इसके ऑप्शंस हैं उस पर भी विचार करते हैं। वीडी सावरकर जी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि उस पुस्तक का नाम द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 नहीं था। उस पुस्तक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये ऑप्शन इस सवाल के लिए गलत है। फिर दूसरा है सर सैयद अहमद खां। ये दो यहां का मिट गया है, सर सैयद अहमद खां। ये भी इस सवाल के लिए सही उत्तर है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 सर सैयद अहमद खान ने ही लिखा था। इस सवाल का जो तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता। एक्चुअल में क्या है ना कि इन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बुक लिखा था, और इन्होंने जो बुक लिखा था 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान। मैं आपको बता दूं कि इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, उसकी स्थापना के लिए भी। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बड़े विद्वान आदमी हुआ करते थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अगला सवाल है हमारा, बड़ा ही मजेदार सवाल है कि साहब आलम बहादुर का खिताब किसे मिला था। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साहब आलम बहादुर है, ये खिताब बहादुर शाह जफर ने दिया था। और बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे, ये आपको याद रखना है। और विद्रोहियों ने उन्हीं को सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता बनाया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो साहब आलम बहादुर खिताब है, ये मिला था बख्त खां को।
बख्त खां के बारे में मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि वो अंग्रेजी तोपखाने का हेड हुआ करता था, किसी तोपखाने का। लेकिन फिर बाद में जब 1857 के रिवोल्ट में मुख्य नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया गया, तो वो केवल नाम मात्र के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। दरअसल एक कमिटी बनाई गई थी और उस कमिटी को लीड कर रहे थे बख्त खां। उस कमिटी के जो हेड थे वो बख्त खां थे। तो इन्हें ही साहब ए आलम बहादुर का खिताब मिला था बहादुर शाह जफर के द्वारा। यहाँ पे दिए गए बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है हमारा कि किस आयोग का संबंध, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किस आयोग का संबंध भारतीय फौज के नव संगठन से है। यानी किस आयोग का संबंध बाद में जिसकी सुपरविजन में फौज का एक नए रूप से संगठन हुआ भारतीय फौज का। ऑप्शंस हैं जाट आयोग, साइमन कमीशन, पील आयोग या हंटर आयोग। देखो, जाट आयोग के बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। साइमन कमीशन का संबंध कतई नहीं है, साइमन कमीशन बहुत बाद में भारत आया। पील आयोग वो आयोग था जिसका संबंध की भारतीय फौज के नव संगठन से था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि पील आयोग ही वह आयोग था जिसने बाद में सेना के रेजिमेंटों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा था। इस लड़ी में अगला सवाल है हमारा कि पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखो, जब भी आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ो, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के उद्देश्य से पढ़ो, तो एक काम जरूर करना, एक टेबल बनाना जिसमें 3 कॉलम्स रखना। एक कॉलम में लिखना स्थान का नाम, दूसरे कॉलम में लिखना कि उस स्थान पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और तीसरा एक अतिरिक्त मैं बता रहा हूं जो आप जरूर लिखना, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम को क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ उस स्थान पे दमनकर्ता कौन था, यानी विद्रोह को दबाने का काम किसने किया था। ये जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हो, जब आप संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा देते हो जो बहुत जटिल परीक्षा मानी जाती है, उसमें एक साथ 3-4 स्थान, 3-4 नेतृत्वकर्ता और 3-4 दमनकर्ता के नाम दे दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल एक उत्तर पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपको कई स्थानों का पता होना चाहिए। अगर सवाल होता कि बिहार में मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर कतई पीर अली नहीं होता। लेकिन इस वक्त इस सवाल का सही उत्तर पीर अली है, क्योंकि पूछा क्या गया था, पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हालांकि अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो कुंवर सिंह जी ने किया था। काफी बड़े बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ भी थे, स्ट्रेटेजिस्ट जिनको आप कह सकते हैं। बाद में इसी विद्रोह के दौरान वो घायल हुए, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। आपको एक बार और याद दिला दूं पिछले भाग से कि कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और बरेली में खान बहादुर खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि बिहार में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत बिहार में। देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप इसको बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही बिहार के जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, खासकर जिसमें हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो एक पार्ट हो, तो आप इसे उससे जोड़कर भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत देवघर से हुई थी। देवघर वर्तमान समय में रांची का हिस्सा है, क्योंकि आपको एक बार अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि साल 2000 में बिहार का एक और बार विभाजन हुआ, जब झारखंड एक नया राज्य बना। लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो 12 जून 1857 को देवघर से ही वहां से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और इस सवाल में एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है मुंगेर। तो आपको याद दिला दूं कि मुंगेर वो क्षेत्र था जिसमें जो 1857 की क्रांति से जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ था। अगर हुआ भी होगा तो एकदम नाम मात्र, क्योंकि इसका जिक्र पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहीं नहीं आता है। कई बार हमें लगता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए सबसे अच्छी बुक बिपिन चंद्र है, उठाओ और पढ़ लो। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि विपिन चंद्र एक बहुत महान राइटर हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो निसंदेह आपने इनका नाम सुना होगा। लेकिन बिपिन चंद्र को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका या स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आप जो क्लास 8 to 12 की एनसीईआरटी है,
आप उसे पूरी तरह से कवर कर लो, उसके सारे शब्दों को समझ जाओ, उसके बाद आप बिपिन चंद्र में पहुंचो। यहाँ इतनी सटीक बातें लिखी हुई हैं और बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हुई हैं जो अगर आप 8 to 12 की एनसीईआरटी से नहीं पढ़कर आए हो तो आपको एकदम नई नई सी बातें लगेंगी। बहरहाल अगला क्वेश्चन भी बिहार से है, तो आप इसे बिहार से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बिहार स्टेट ऑफ बिहार के, उससे जोड़कर देख सकते हो। बिहार से प्रमुख नेतृत्वकर्ता यानी मेन जो लीडर थे वो, और रणनीतिज्ञ, यही मैंने कहा स्ट्रेटेजिस्ट, जिनकी मृत्यु इसी विद्रोह के दौरान हो गई। मेरा ख्याल है कि इसका उत्तर अभी ही मैंने एक दो सवाल पहले आपको दे दिया। इस सवाल का सही उत्तर बाबू कुंवर सिंह है। जगदीशपुर से इन्होंने बिहार में रिवोल्ट ऑफ 1857 का नेतृत्व किया था, जैसे कि पीर अली जी ने पटना सिटी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में अमर सिंह भी जुड़े। अंतिम सवाल है इस भाग में हमारा कि मुगल सम्राट के पुत्रों और पौत्रों को किसने मारा। देखो, बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है उसका नाम बहादुर शाह जफर है, या बहादुर शाह द्वितीय कह लो आप। उनके पुत्र और पौत्रों को झूठा वचन देकर मारा गया था। एक्चुअली उन्हें यह वचन दिया गया था कि उनके पुत्रों और पौत्रों को कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में कहते हैं उनके सामने ही गोली मारकर बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हुमायूं टुंब से पकड़ा गया था बहादुर शाह जफर को, और फिर वहां से उन्हें रंगून निवास कर दिया गया। कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि उन्हें उस देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई जहां उनके पूरे खानदान ने एक लंबे समय तक शासन किया था। बहरहाल इस सवाल का सही उत्तर हडसन है, ध्यान रखिएगा। निकोलसन, कैंपबेल और नील का संबंध इस सवाल के उत्तर से नहीं है। रिवोल्ट ऑफ 1857 सफल हुआ या असफल, इसे एक पंक्ति में बयान नहीं किया जा सकता। देखो, लिटरली अगर हम लोग देखें तो ये लगता है देखकर कि अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जो परिणाम सोचा गया होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 से वो नहीं मिले। लेकिन इस बात से भी नहीं कतराया जा सकता कि इसने भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा और एक अमिट छाप छोड़ा। इसके कई दूरगामी परिणाम हुए, जैसे जब मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा तो मैं आपको ये बातें बताऊंगा कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग भारत में समाप्त हो गई और भारत का जो शासन था वो सीधे क्राउन के अंडर चला गया। एक बड़ा दूरगामी परिणाम ये भी हुआ कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का अंत हुआ। मुगल डायनेस्टी, मुगल जो वंश था, उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए इस रिवोल्ट के बाद। तो निसंदेह रिवोल्ट ऑफ 1857 एक स्वर्णिम अध्याय माना जा सकता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में, या भारत की स्वाधीनता के प्रथम संग्राम के रूप में, जैसा वीडी सावरकर जी ने भी कहा है। उम्मीद करता हूं कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अच्छा फाइनल टच देंगे और अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। मैं और सिन्हा क्लासेज आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। जल्दी एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।